सर नौजवान आपको देख रहे हैं सर, नौजवान सियासत से भी मायूस हैं, सियासतदानों से भी मायूस हैं। आपको लगता है सर कि उनकी ये जो मायूसी है ये किसी हद तक दुरुस्त है? देखिए वो क्या कह सकते हैं, सास भी कभी बहू थी वाली बात है। कभी हम भी नौजवान थे और हम भी अपने टाइम पे सियासतदानों से मायूस। मैं जिस फैमिली से हूँ, हमारे फैमिली में सियासतदानों को एक बहुत बुरा कैरेक्टर समझा जाता था और उसकी कुछ वजूहात भी थी। अगर हम देख लें पाकिस्तान को, आज के तनाजुर में देख लें, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो 1970s में और लेट्स पुट इट लाइक दिस 1980s में चाइना से, इंडिया से, सिंगापुर से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, इन सब से मालदार था। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं बनता था, पाकिस्तान क्या कुछ नहीं करता था। पाकिस्तान की एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस थी और दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस को बनाने वाली थी। पाकिस्तान का स्टील मिल दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से एक होता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं? वो बांग्लादेश जिनसे हम 75% ज्यादा मालदार थे, आज वो हमसे 45% ज्यादा मालदार है। चाइना और इंडिया की तो बात ही छोड़ देना, उनको तो आप बिल्कुल छोड़ जाएं। वो एयरलाइंस जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस, ईके का मतलब था एमिरेट्स टू कराची, आज भी उसके नाम में कराची के इज रेफर टू कराची। आज देखिए पीआईए कहां खड़ी है। इन सब की वजूहात क्या है? अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देखें तो हमारी पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा, ये पॉलिटिशियंस अकेले नहीं है, हमारी पॉलिटिकल एलीट है। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट का मतलब पैसे वाले नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिकल एलीट का मतलब ये है कि वो लोग जो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये जो ताकतवर तबका है उसको आपने टैक्स से बाहर कर दिया है सर। जो गरीब तबका है वो अगर 2 मरले का भी प्लॉट बेचेगा या घर बेचेगा वो जरूर टैक्स देगा, लेकिन एक ताकतवर तबका जो है ना, इस टैक्स से मुस्तस्ना है। सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी डिस्कस की है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पीटीआई पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने लोगों को और नौजवानों को बदतमीज़ कर दिया, अवेयर कर दिया। अब उन्हें सही गलत में फ़र्क आ गया, अब उन्हें समझ आ गई है कि निज़ाम के ख़िलाफ़ कैसे बात करनी है, और अगर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं सिस्टम के अंदर, जिन चीज़ों को दुरुस्त होने की ज़रूरत है, तो उन पर बात करनी अगर उनको आ गई है तो ये कहीं ना कहीं कंसिडर की जा रही है बदतमीज़ी में, और सिखाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो पीटीआई समझा जा रहा है। इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए, आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं ना। एक तो आप देख सकते हैं कि ये बदतमीजी है, लेकिन अगर हम जरा सा पीछे चले जाए, हिस्ट्री में देखें, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने निजाम के खिलाफ आवाज उठाई है, क्या वो बदतमीज थे या क्या वो लोग इस किस्म के लोग थे जो वो चीज देख सकते थे जो बाकी नहीं देख सकते? जो हम लेफ्ट विंग पार्टी कहते हैं या लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो चेंज लेकर आना चाहते हैं सिस्टम में। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो जितने भी बड़े चेंजेस जो लोग लेकर आए हैं वो बेसिकली उस जमाने के वो लोग थे जो बगावत वाले थे, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि यार आप लोग तो बगावत करते हो, दूसरे लफ्जों में बदतमीज हो। सही होता यह है कि वो कहते हैं आईज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो लीडरशिप है ना, उनमें 90% मेरे लिहाज से मैं अनपढ़ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको बाशऊर नहीं कहता। सही सर। पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिल हो सकता है। सर, इस बारे में हमें बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार इक़्तिदार में आप आए हैं, तो आप लोगों को बताइए कि गुज़िश्ता 2 अदवार से आपने नौजवानों के लिए क्या इंट्रोड्यूस करवाया, कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए जो कामयाब भी हुए? जब हम बात करप्शन की करते हैं ना, करप्शन की बात करते हैं, इसमें मैं खाली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, ठीक है? मैं इसको ब्लेम करता हूं उस चौकीदार को भी, उस चपड़ासी को भी, उस लोगों को भी, और मेरी नज़र में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो तनख्वाह ली जाती है वो काम ना करने की है, और जो रिश्वत ली जाती है वो काम करने की है।
जब तक रिश्वत नहीं होगी, और पाकिस्तान का माहौल जो है ना, ये बना ही 2 नंबर लोगों के लिए। अगर आप रिश्वत दे सकते, अगर आप सिफारिश करवा सकते, तो आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं, और ज्यादातर शरीफ लोगों के पास ये 2 चीजें नहीं होती, तो वो बेचारे आगे जा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही गलत तरफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही वो है। अब इस सिस्टम को ठीक करना है। इस सिस्टम के लिए मेरी नजर में, बीइंग अ डॉक्टर, मेरी नजर में ये मेडिसिन से आगे निकल चुका है। इसके लिए एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होनी पड़ेगी, जो सख्त भी होगी, जिसमें हो सकता है कहीं उंगली काटनी पड़े, हो सकता है कहीं स्किन ग्राफ्ट करना पड़े, हो सकता है कहीं कुछ करना पड़े, लेकिन दिस वुड बी अ सीरियस थिंग, और इसके लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, इस दफा का बजट बड़ा मुश्किल बजट था, मुश्किल फैसला था, लेकिन अच्छा होता कि हम चाहे जिस लिहाज से होते, हम पार्लियामेंटेरियन ये कह देते कि यार हम लोग, या हुकूमत ये कह देती कि हम अपना जो एक्सपेंसेस है वो 80% स्लैश कर रहे हैं। हम ये जो 25 से 30 फ्लाइट्स दे दिए हैं, आप 25 के 25 खत्म कर देते।